ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर बेटा हमने जहाँ पे वाइंड अप किया तो उसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ वी कैन ओपन एन अकाउंट, कि हम अकाउंट्स कैसे ओपन करते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीन बाय क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है जी फरहान? सर उधार जो हम बैंक से लेते हैं उसके बाद पे भी करना होता है एक फर्दर टाइम पीरियड के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेटा वो चीज जो आपने किसी चीज पे उधार पे ली होती है और उसको आपने बाद में पे भी करना होता है, दैट इज कार्ड योर क्रेडिट। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है क्रेडिट कार्ड और एक वर्ड यूज होता है डेबिट कार्ड। मैंने कहा कि हम इसको डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या फर्क है? क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है बेटा? तो डेबिट कार्ड में हमारे अपने पैसे होते हैं, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में सर हम बैंक का पैसा यूज करते हैं। तो क्या बेटा क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक का अकाउंट ओपन होना जरूरी है? सर अकाउंट ओपन होना तो जरूरी है, मगर सर हर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकता। उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके सर बैंक ऑफर करते हैं 30,000 पे 35,000 पे सैलरी हो आपकी, तो सर वो बना देते हैं आपको क्रेडिट कार्ड। अगर आपके अकाउंट में सर मंथली सर एक मखसूस लिमिट में सर कैश इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए उसका। अच्छा, बैंक किनको प्रेफर करता है? गवर्नमेंट वालों को प्रेफर करता है ज्यादा या जो प्राइवेट जॉब्स उनको प्रेफर करता है? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो बिजनेसमैन ज्यादा है। हाँ, बिजनेसमैन जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन सर। बेसिकली बेटा क्रेडिट कार्ड के अंदर क्योंकि बैंक ने आपको पैसा देना होता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर बेसिकली हम बैंक के पैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और डेबिट कार्ड के अंदर जो है वो पैसा हम किसका यूज कर रहे होते हैं, वो हम अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितना पैसा हमारे अकाउंट के अंदर पड़ा होता है हम उसी पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक जो हमें लिमिट देता है, जैसे 50,000 की लिमिट दे दी, लाख की लिमिट दे दी, 1.5 लाख की लिमिट दे दी, ये जो लिमिट्स हमें मिलती है बेटा ये बेसिकली बैंक का पैसा होता है और विद इन टाइम पीरियड हमने वो पे बैक करना होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है क्रेडिट कार्ड जो है बैंक हर एक को फैसिलिटी नहीं देता। नंबर वन, इसमें सबसे पहले जिस तरह मिस क्लैन ने बोला जी 35,000 अगर आपकी सैलरी है तो बेटा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपकी सैलरी 40,000 भी है तो मे भी बैंक आपको प्रेफर ना करे। उसकी वजह ये होती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर होती है, इसलिए बैंक को पता होता है कि ये बंदा इतनी जल्दी जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, तो चांसेस ऑफ लॉस कम होते हैं। प्राइवेट जॉब बेटा क्या, जिस तरह आजकल देख लें, अगर आप आज की सिचुएशन देख लें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरीज मिल रही हैं। अगर आज की सिचुएशन देखें, मतलब क्या हालात देखें, जबकि मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से आपको जॉब खत्म हो चुकी है। अगर खत्म नहीं की तो कम से कम उनको सैलरी नहीं मिल रही। स्कूल्स की देख लें, एग्जांपल ले लें, स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको सैलरियां नहीं मिल रही बेचारों को। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम देखें यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, लेक्चर लें या ना लें, हमें हर महीने के ऊपर जो सैलरी वो मिल रही है। तो ये बेटा एक बड़ा फसील। अब जब हमें सैलरी मिलेगी तो वो पैसा हम बैंक को पे बैक कर सकते हैं, अगर हमें ही पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक को पैसे कहाँ से पे बैक होंगे। इसलिए बैंक जो है वो ज्यादातर प्रेफर करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर सैलरी थोड़ी भी है तो फिर भी वो आपको क्रेडिट कार्ड बना देते हैं, लेकिन उसकी लिमिट कम होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी, उसके मुताबिक उसकी लिमिट आपको वो दे देते हैं। तो गवर्नमेंट जो होते हैं वो ज्यादा सिक्योर होते हैं। दूसरी बात बेटा, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, बेसिकली उसके लिए कोई आपको स्पेशल जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करवाना पड़ता। जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं ना 14 डिजिट्स, वही आपका अकाउंट बन जाता है। हालांकि अगर डेबिट कार्ड देखें तो डेबिट कार्ड के ऊपर जो 14 डिजिट लिखे होते हैं वो आपका अकाउंट नंबर नहीं होता, वो डेबिट कार्ड का नंबर होता है। वो अकाउंट नंबर आपका उसके अलावा होता है जो आपका अकाउंट नंबर चल रहा होता है। लेकिन डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर जो लिखे होते हैं 14 डिजिट्स वो अलग होते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो 14 डिजिट लिखे होते हैं ना, उसके लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। वही 14 नंबर आपका अकाउंट नंबर है, आप उसी नंबर के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाएंगे, पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, उसी नंबर को यूज करेंगे, उसी से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बेटा डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड को भी इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करेंगे तो फायदा है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको फायदा देने की बजाय नुकसान देगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जितनी अमाउंट आप कंज्यूम करते हैं उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कि क्रेडिट होता क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है आपके सामने। अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन द रिसीवर ऑफ द क्रेडिट प्रॉमिस टू पे कैश एट सम फ्यूचर डेट। जिस बंदे ने लोन दिया होता है वो प्रॉमिस करता है कि यार मैं फलां तारीख को जो है वो आपको पैसे पे बैक कर दूंगा। जिस तरह मैं क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरे पास 2 तारीख को बिल जनरेट होता है और उसकी पेमेंट डेट है वो 20 तारीख है, फॉर एग्जांपल 20 ऑफ द एवरी मंथ। अब 20th ऑफ एवरी मंथ मैंने पे करना होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे मैं क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अब वो जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैंने 20 तारीख तक उस पैसे को मैंने पे बैक करना है। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए द प्रॉमिस टू पे द एविडेंस ऑफ इनडेटनेस। इनडेटनेस का मतलब क्या होता है? द promise to pay or the evidence of indebtedness given by the debtor to the creditor is the credit instrument. सर आपके पास पैसे नहीं है अकाउंट में? क्या नहीं है सर? कैश नहीं है अकाउंट में। इनडेटनेस का मतलब होता है कर्जा लेना बेटा, सिंपल सी बात है। वो ये कहता है कि जिस बंदे ने कर्जा लिया होता है वो सबूत के तौर पे कोई चीज क्रेडिटर को देता है कि यार ये सबूत के तौर पे रख लो, मैं आपको पे बैक कर दूंगा। given by the debtor, इसने पैसा लिया है, to the creditor, ठीक है, given by the debtor to the creditor in the credit instruments. These are created through the mechanism of the bank. अच्छा बेटा, दो तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक नेगोशिएबल होते हैं, एक नॉन नेगोशिएबल होते हैं। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे हैंड पे मूव कर सकते हैं इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट है, मैंने पे करना था बैंक में, अगर नेक्स्ट उसको सील कर देता हूँ तो वो जो नेक्स्ट बंदा है वो बैंक को पे करेगा। नॉन नेगोशिएबल जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा, उसके अंदर आप जिस बंदे के नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अलावा उस बंदे को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उस इंस्ट्रूमेंट को। इसमें आपके चेक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बाय नेम चेक काट के दिया आपको, तो जिसके नाम का चेक होगा सिर्फ उसी को पैसे ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा किसी बंदे को ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर बाय नेम चेक काट दिया तो वो किसी भी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, ट्रैवलर चेक्स होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एलसी होता है, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, पे ऑर्डर। जिस तरह अक्सर कुछ जॉब्स वगैरह आती है तो वो पे ऑर्डर मांग लेते हैं, ड्राफ्ट मांग लेते हैं। या जिस तरह अक्सर गवर्नमेंट की जॉब है तो वो कहते हैं जी 1000 रुपए का साथ में पे ऑर्डर लगाएं, तो उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और नीचे पे ऑर्डर 1000 का बना होता है। अब वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा जहां मर्जी वो गुम हो जाए, चोरी हो जाए, वो कहीं पे भी चला जाए, जिस पार्टी का उसके ऊपर नाम लिखा हो उसके अलावा कोई बंदा उसको कैश नहीं करवा सकता, वो यूजलेस हो जाएगा। हाँ, अगर वो ओपन है, जिस तरह मैंने बोला, अगर वो ओपन है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा, तो फिर आप उसको कैश करवा सकते हैं। चेक की एग्जांपल दे लें, जिस तरह हम सेल्फ का चेक काट देते हैं, 20,000 का सेल्फ ऑर्डर चेक। सर ऑर्डर चेक को सर वो एक रीचेक होता है। मैं वही कह रहा हूँ, सेल्फ के नाम से हम काट देते हैं, उसको कोई बंदा भी जाके जो है वो कैश करवा सकता है। अगर वो गुम भी हो जाए तो उसके कैश होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर बाय नेम चेक काटा है तो वो नहीं कटेगा, वो चोरी नहीं होगा। ये बेटा कुछ क्रेडिट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे नीचे उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस किया, वो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया हुआ है जी। वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, ऊपर से मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आप एक दफा उसको देख लें जी, पढ़ लें। Negotiable instruments mean a document is written which creates a right in favor of some person and which is freely transferable by the delivery. And negotiable instruments means a promissory note, but जिस तरह promissory note होता है, bill of exchange और check payable either in order or to the bearer. ये ट्रांसफरेबल भी होता है, इसको आप यूज भी कर सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह बिल ऑफ आपका जो प्रोमिसरी नोट होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर लिखा होता है जी फलां डेट को फलां तारीख तक मैं आपको ये पैसे जो है वो पे कर दूंगा। तो बाद दफा बेटा हम क्या करते हैं, बिल्स को डिस्काउंट भी करवा लेते हैं, वक्त से पहले भी पैसे किसी और पे, यानी मैंने क्या किया, मैंने प्रोमिसरी नोट लिया, मुझे पता था जी मुझे पेमेंट मिलनी है फॉर एग्जांपल अगस्त में मिलनी है, आज चल रहा है जून, अब मुझे आज पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास लेके गया, मैंने कहा यार ये 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलने हैं, तो आप ये बिल अभी मुझे डिस्काउंट कर दो। बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे वो डॉक्यूमेंट पकड़ेगा और उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी है उसमें से कुछ अमाउंट काट के बाकी अमाउंट आपको दे देगा। बैंक वो अमाउंट क्यों काटेगा? फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख मिलना था, बैंक ने आपको 90,000 दिए जो बिल आप डिस्काउंट करवा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मैच्योरिटी डेट है सर वो फ्यूचर में है। हाँ बिल्कुल, तो बैंक आपको 3 महीने वेट भी तो करना है ना, और वो ये समझ लें कि वो बैंक क्या वो 3 महीने का आपसे इंटरेस्ट ले रहा है या उसके सर्विस फीस ले रहा है या कुछ भी वो ले रहा है, आप इसको कोई चीज भी बोल सकते हैं। ओके, अब इनके अंदर बेटा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम इसके अंदर चेक कर लें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वन बाय वन। नेगोशिएबिलिटी बेटा जी,
इसकी जो बेटा ट्रांसफरेबिलिटी होती है, नेगोशिएबिलिटी होती है, या आप इसको किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उसको आप थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि जिसके नाम किया उसी के नाम पे ही वो पे होगा। नो थर्ड पार्टी, जिस तरह मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, थर्ड पार्टी अब आपने बैंक को इन्वॉल्व कर लिया, पेमेंट आपको मिलनी थी लेकिन आपने थर्ड पार्टी में बैंक को इन्वॉल्व कर लिया, तो वो बैंक के नाम पे आपको बैंक जो है उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, वो बाद में फ्यूचर के अंदर उसके पैसे रिसीव कर सकता है। इसमें टाइटल होता है, रिकवरी डेट लिखी होती है, ट्रांसफर के बारे में लिखा होता है। अगर आप इसको चेक कर लें, आप लोगों ने आई थिंक से ये टर्म्स पहले पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप एक दफा इसको रीड कर लें। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। 1-2 मिनट में देख लें इसको। आपने पहले ये करना ये है कि ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैंने आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये 1 by 1 उन्होंने फिर आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलें आप वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लें, ये हम इसको भी डिस्कस करेंगे। चेक्स तो आपने देखे होगा ना, कई सब लोगों ने देखा होगा। चेक देखा होगा ना आप लोगों ने वैसे? सब नहीं जी जी। चेकबुक देखिए कभी? कोई ऐसा बंदा जिसने चेक ना देखा अभी तक जिंदगी में? देखा है सर। देखा है सर। कोई ऐसा जिसने ना देखा, मैं ये कह रहा हूँ। जी, चेक बेटा क्या होता है बेसिकली? ये आप कह लें कि आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें आप एक अमाउंट लिखते हैं स्पेसिफिक, और उस बंदे के नाम पे आप डाल देते हैं जिस बंदे को आपने ये देना होता है, जिसको आपने पेमेंट करनी होती है, या आपने पैसे विड्रॉ करवाने होते हैं बैंक में। तो कोई भी चीज डिपॉजिट के लिए भी यूज किया जा सकता है, विड्रॉ के लिए भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब आप कहते हैं डिपॉजिट के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? डिपॉजिट बेटा उस वक्त यूज किया जा सकता है, वो चेक आपका अपना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चेक रिसीव किया और वो चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट होना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि चेक को डिपॉजिट के लिए यूज किया जा सकता है। वरना जो आपके पास जो चेक होता है उसका जो मकसद होता है वो हमेशा विड्रॉ होता है, कि आपने पैसे विड्रॉल करवाने होते हैं बैंक के जरिए। अच्छा, इसका स्पेसिफिक नीचे गिवन है, ये देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ पे और बेरर, उसके आगे अमाउंट लिखी हुई है, रुपीज लिखा हुआ है। चेकबुक थोड़ी सी हर एक बैंक की अपनी अपनी होती है, चेकबुक होती है, और तकरीबन जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। तो उसमें होता ही है कि आपने जहाँ पे लिखा हुआ पे, अगर यहाँ पे आप बाय नेम लिख देंगे, किसी का नाम लिख देंगे, तो वो बंदा जो है सिर्फ उसी बंदे का जो नाम जिसका लिखा होगा, उसके अलावा कोई बंदा उस चेक को कैश नहीं करवा सकता। इसको अगर आप सेल्फ लिख देंगे, यहाँ पे पे की जगह पे सेल्फ लिख दें यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि इसको कोई बंदा भी विड्रॉ कर सकता है। सेल्फ का मतलब मैं खुद जाके बाई हैंड भी इसको ले सकता हूँ। अगर आपने यहाँ बाई नेम चेक यहाँ पे काटा किसी का, तो वो चेक बेटा आपका बैंक टू बैंक जो है वो जाके कैश होगा, वो आप काउंटर के ऊपर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखा पे मिस्टर अदनान, अब वो चेक मैंने बैंक में जमा करवाया, तो बैंक वाले आपको काउंटर पे पैसे नहीं दे देंगे, हालांकि मैं मिस्टर अदनान ही हूँ, मैं खुद चेक लेके गया हूँ वहां पे, लेकिन वो मेरा नाम देख के मुझे पैसे नहीं देंगे काउंटर के ऊपर। वो क्या करेंगे, उस पैसे को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जब पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर मैं अपने चेक बुक में से चेक काट के वो पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। अदरवाइज वो पैसे मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझे सेल्फ का चेक दिया गया है तो फिर वो पैसे मुझे जो है वो जो काउंटर के ऊपर ही मिल जाएंगे कैश के तौर पे। तो आपकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप देखें तो वहाँ पे जब आपको सैलरीज वगैरह मिलती है, जिस तरह हम लोग अक्सर जो हमें पेमेंट आती है, वैसे तो सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, वरना इसके अलावा जो हम पेपर वगैरह चेक करते हैं या हमारे बिल विजिटिंग के बिल वगैरह बनते हैं, वो हमें चेक के थ्रू आते हैं। वो चेक के ऊपर हमारा नाम लिखा होता है। हम क्या करते हैं, उस चेक को बैंक में जमा करवाते हैं, जिस बैंक का वो चेक होता है, और वो चेक जो है वो फिर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जी फरहान बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, अगर चेक के ऊपर ये भी लिखा होगा सेल्फ और साथ में 2 क्रॉस लाइन लगा दी जाए, तो क्या चेक सेल्फ पे मिलेगा या अकाउंट में जाएगा? बेटा सेल्फ पे मिलेगा, विदाउट एनी नेम वो आपका नहीं होगा। जब तक आप उसके ऊपर नाम नहीं लिखेंगे वो क्रॉस नहीं होगा। ठीक हो गया? अगर भले लाइन कोई लगा भी दे चाहे तो कोई बैंक जो बैंक वाले वो खुद से कुछ ना अपनी तरफ से कह देंगे ये लाइनें लग गई, अदरवाइज बाय रूल वो सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, बाय रूल वो सेल्फ है। ठीक है सर। ठीक हो गया? अगर बाय नेम है तो फिर बेटा वो विदाउट आपके उसी बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर होने, उसके ऊपर आपको पैसे नहीं मिलने। अभी नीचे चेक कर लें, चेक के फीचर्स नीचे कुछ लिखे हुए हैं कि ये एक ऑर्डर होता है। जिस तरह मैं एक ऑर्डर देता हूँ 10,000 मेरे अकाउंट में से निकाल के मुझे दें, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। इट इज ऑलवेज ड्रॉन बाय द बैंकर
and it is always payable on demand. It must be written pay can to the certain, मतलब इसके ऊपर जो कुछ लिखा होगा वो चीजें हमको पता होगी। ऑर्डर होता है, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने होते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्डर को वो फुलफिल करे। इट मस्ट बी साइंड बाय द अकाउंट होल्डर, ये साइन होना चाहिए डेफिनेटली। इट मस्ट स्टेट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट लिखी होनी चाहिए, ब्लैंक चेक नहीं होना चाहिए। तो वो मतलब अगर ब्लैंक चेक हो तो भी आपका वो जो बैंक है उसको कैश नहीं करेगा, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर साइन नहीं होंगे तो उसके ऊपर बैंक आपको कैश नहीं करेगा, इवन डेट के ऊपर भी बैंक कैश नहीं करता है, डेट भी मेंशन ना हो। अच्छा मुझे बताएं, एक चेक अगर आपने आज रिसीव किया तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है उसको कैश करवाने के लिए? 6 months सर। 6 months। 6 मंथ तक वो जो है वो चेक आपके पास, उसको आप कैश करवा सकते हैं। 6 मंथ के बाद फिर वो चेक एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आपके नाम का है तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा वहां से, और अगर आपने काटा है तो आपको न्यू चेक काटना पड़ेगा। तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपने उसको प्रोसेस करना होता है। ठीक हो गया बेटा? ओके। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं बेटा? ड्रायर होता है, ठीक हो गया जी, जिसने पैसे निकलवाने हैं। ड्राई, द पर्सन टू होम द अकाउंट होल्डर एड्रेस इज कॉल्ड ड्राई, ही इज अ बैंकर इन केस ऑफ चेक। डेफिनेटली बेटा, मैं चेक काट रहा हूँ तो मैं ड्रायर हूँ, और डेफिनेटली जिस बैंक का मैं काट रहा हूँ वो बैंक मेरा ड्राई है। और पे क्या, द पर्सन हु हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ चेक इज कॉल्ड पे। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मिस्टर फरहान के नाम का चेक काट के दिया तो मिस्टर फरहान जो है वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे तो मिस्टर फरहान जो होगा वो पे होगा। तो इस केस के अंदर जो ड्रायर है वो मैं हूँ, ड्राई मेरा बैंक है, और जो पेई है वो जिस पर्सन को पैसे मिल रहे हैं वो उसका पेई है। तो बाज दफा जो ड्राई होता है वही पेई भी हो सकता है। डेफिनेटली अगर मैं अपना चेक काट के खुद ही जाके लेके जा रहा हूँ तो मुझे ही पे हो जाएगा, तो मैं ही ड्राई हूँ, मैं ही पेई हूँ। ठीक हो गया बेटा? जी एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? नो सर। जी अभी हम डिस्कस कर रहे थे काइंड्स ऑफ चेक्स बेटा। चलो चेक्स का थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लें। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ चेक्स, प्राइमरी काइंड्स एंड अदर काइंड। चले प्राइमरी काइंड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेरर चेक बेटा, अभी आप पूछ रहे थे कुछ, बेरर चेक्स क्या होता है? जो भी बेटा मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसको हम बेरर चेक के बोलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, दिस चेक इज पेएबल टू एनी पर्सन हु बेयर इट। The check which contain the phrase or bearer is called a bearer check. This check is payable to any person who bear it. This जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल सेल्फ, जिसे मैंने वर्ड लिखा था वहां पे सेल्फ का वर्ड लिख दिया था। तो सेल्फ का मतलब है कि उस पर्सन को कोई पर्सन भी जाके जो है वो कैश करवा सकता है। मैं खुद भी जा सकता हूँ, मैं किसी बंदे को भी भेज सकता हूँ, कोई बंदा भी उसको जाके कैश करवा सकता है। और ये सबसे खतरनाक चेक होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपने चेक काट के रखा हुआ है और आपसे गुम हो जाता है तो इसको कोई बंदा भी जो है वो कैश करवा सकता है। ठीक हो गया? ऑर्डर चेक बेटा, बाय नेम चेक जिसे मैंने बोला था कि अगर आप किसी बेटा आप बिल्कुल हो। जी सर, ये बाय नेम चेक होता है किसी भी जी बिल्कुल ऐसे। ये बाय नेम चेक होता है जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको। तो जिस बंदे का नाम उसके ऊपर लिखा होगा उसके अलावा कोई बंदा भी जो है वो चेक को कैश नहीं करवा सकता। इट्स अ मोर सिक्योर चेक। इवन आपसे गुम भी हो जाए तो अगर कोई बंदा जमा लेने भी जाएगा तो उसको काउंटर पे तो पैसे मिलने नहीं, डेफिनेटली उस बंदे के अकाउंट में जाएंगे जिस बंदे का वो, जिसके नाम का वो चेक होगा। अदरवाइज वो चेक जो है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। जी ओपन एंड क्रॉस चेक बेटा, जी जिस तरह भी आपने बोला था कि अगर हम फेस के ऊपर 2 लाइनें नहीं लगाते तो वो आपका ओपन चेक होता है। ठीक हो गया? और अगर आप उसके फेस के ऊपर 2 लाइनें लगा देते हैं तो वो कौन सा चेक बन जाता है? वो आपका क्रॉस चेक बन जाता है। क्रॉस चेक बेस्ड, हालांकि अगर बेटा देखा जाए ना यहाँ पे तो आजकल जो रूल है ना वैसे है तो ये जो भी आप बता रहे हैं 2 लाइनें लगा दें। इवन कि अगर हम बाय नेम भी लिख देते हैं ना और ये 2 लाइनें नहीं भी लगाते तो भी वो चेक आपका क्रॉस चेक ही कंसिडर होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई बंदा उसको कैश करवा भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप 2 लाइनें भी साथ में लगा देंगे तो वो मजीद सिक्योर हो जाएगा कि ये क्रॉस चेक है। देखें अब यहाँ पे लिखा है सच अ चेक कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक बट मस्ट बी प्रेजेंटेड थ्रू अ बैंक। यानी इस चेक के जो पैसे हैं वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे, वो बैंक के अंदर जमा होगा, वो चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वहां से फिर पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि जो ओपन चेक होता है उसमें आप फौरन काउंटर पे वो जमा करवाते हैं, काउंटर से ही आप पैसे रिसीव कर लेते हैं। वो आपका ओपन चेक, जिसे मैं सेल्फ के नाम से भी बोल रहा हूँ, तो उसको हम सेल्फ भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर उसके ऊपर आपने 2 लाइंस लगा दी, क्रॉस कर दिया, तो फिर वो आपको काउंटर पे पैसे नहीं मिलेंगे, फिर आपको इस पर्सन का भी उसके ऊपर नाम मेंशन होगा, उसके अकाउंट में जाएंगे, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो, फिर आप दोबारा वहां से अपने पैसे जो है विड्रॉ करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? ओपन चेक के पैसे ऑन द स्पॉट मिलेंगे, क्रॉस चेक के पैसे ऑन द स्पॉट नहीं मिलेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जी बेटा, मार्क्ड चेक, इट इज अ चेक व्हिच इज सर्टिफाइड बाय द बैंक ऑन होम इट ड्रॉ टू द इफेक्ट इट कैन बी ऑनर्ड फॉर पेमेंट व्हेन प्रेजेंटेड। तो ये बेटा ऐसा चेक होता है, इसे मार्क चेक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक ने आपको बना के दिया, इट्स लुक लाइक, यू कैन से दैट, जिस तरह हमारे इसको मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह अक्सर हम ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं या हम लोग वो बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि बैंक एक डॉक्यूमेंट आपको बना के दे देता है, उसके ऊपर बैंक का नाम वगैरह लिखा होता है, जिस पर्सन के नाम पे लिखा होता है उसका नाम लिखा होता है, वो जैसे ही आप बैंक में जाकर प्रेजेंट करेंगे फौरी तौर पे जो है वो पैसे आपको मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं मार्क्ड चेक। पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होते हैं बेटा? बड़ा आसान। जी फरहान, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? नो सर। जी, पोस्ट डेटेड चेक्स बेटा बड़ा सिंपल है, पोस्ट डेटेड सर फ्यूचर डेट में, जी सर ये फ्यूचर डेट के लिए दिए जाते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर 2020 का चेक काट के किसी को दे दिया कि यार मैं 6 महीने बाद तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, तो आप एडवांस में चेक काट के दे देते हैं। जिस तरह अक्सर पाकिस्तान में तो ये खेलम हम खेलते रहते हैं ना, हमें चेक काट के दे दिया, हालांकि पैसे आप बाद में पे नहीं करते, लेकिन सर अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रूल आ गया, अब आपके ऊपर पर्चा हो सकता है। अक्सर हम करते क्या कि पोस्ट डेटेड चेक्स दे देते हैं, यदि मैं आपको 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ये चेक ले लें, इस डेट को चेक कैश करवा लीजिएगा। जब हम वो कैश करवाने जाते हैं तो क्या होता है, बैंक में पैसे नहीं होते, वो डिसऑनर हो जाता है। तो हमारे मुल्क के ऊपर तो खैर इसके ऊपर अभी इतनी सख्त सजा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी फिर भी पर्चा कटना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी कंट्रीज के अंदर बेटा इसको फ्रॉड समझा जाता है और उसके ऊपर फ्रॉड का केस चलता है। तो यहाँ भी अब अगर आपने किसी को चेक दिया और वो डिसऑनर हो जाता है, तो उस बंदे के पास राइट है कि वो आपके खिलाफ पर्चा कटवा सकता है। जी बेटा, स्टेल चेक क्या होते हैं? सर ये चेक होते हैं कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऑनर मिलता है, ऑनरी तौर पर मिलते हैं, और पीछे से यानी कि गवर्नमेंट उसके अकाउंट में सर नहीं डिपॉजिट करती, तो वो चेक फिर वापस आ जाता है और फिर सर्कुलेशन में रहता है उतनी देर तक सर, 6 माह गुजर जाते हैं, तो उसके बाद वो चेक कैश नहीं आता। देखो आसान अल्फाज में, हर वो चेक जो 6 महीने के दरमियान प्रेजेंटेड नहीं होगा वो आपका स्टेल चेक बन जाएगा। अगर तो आपने 6 महीनों के दरमियान में उसको प्रेजेंट करके चेक करवाया, इसको डिसऑनर चेक कहते हैं, सिंपल। अब देखो ना, विच इज डिसऑनर इज प्रेजेंटेड, तो वो डिसऑनर उसकी डेट गुजर चुकी होती है। आपकी जब पॉकेट में आज एक चेक है, फॉर एग्जांपल 6 महीने तक आप उसको लेके फिर रहे हैं, 6 महीने बाद जब बैंक में गए तो बैंक ने कहा नहीं इसकी डेट गुजर चुकी है, तो वो आपका स्टेल चेक बन जाएगा, उसको दोबारा आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। जिस तरह अभी आपने एग्जांपल, वो भी ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर वो खातों में घूमता रहता है, मिलते मिलते जब टाइम गुजर जाता है तो वो डिसऑनर हो जाता है। आसान अल्फाज में हर वो चेक जिसकी डेट गुजर जाती है 6 महीने तक की, वो आपका स्टेल चेक बन जाएगा। जी, मल्टीरेटेड चेक्स बेटा, ये जो हमारे अक्सर गुरु में हो जाता है सर जो चेक खराब हो जाए सर आपने पॉकेट में डाला होता है, हमारे घर वाले जो वो कपड़े धो देती हैं माशाल्लाह, उसकी जब बाहर हालत निकलती है तो वो टुकड़े टुकड़े हुआ होता है, बेचारा उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो वो चेक्स बेटा जिनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, ये जेब में पड़े पड़े बेचारे गल जाते हैं या फट जाते हैं, उनको बेटा हम मल्टीरेटेड चेक्स बोलते हैं, और वो भी मोस्टली जो है वो डिसऑनर हो जाते हैं। अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अंडरस्टैंड बेटा? चलें, डिसऑनर ऑफ चेक्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्यों डिसऑनर होता है। डिसऑनर मैंने बता दिया कि वो चेक जब आप प्रेजेंट करते हैं और उसका आपको पैसे नहीं मिलते, वो रिजेक्ट हो जाता है, उसको हम डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं। क्यों होता है, क्या रीजन होती है, उसमें से कुछ रीजन हमने 1-2 पढ़ भी लिए हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप मुझे बेटा बताएं, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वाला सेशन बताया है, अब जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उस वीक के अंदर मुझे 2 ग्रुप्स ने नाम दे दिए, एक हमजा और एक रिदा। ये 2 ग्रुप्स होंगे बेटा, इनके एक फीमेल का और एक मेल मेंबर्स का। आप लोगों ने बेटा मुझे कल तक अपने टॉपिक्स दे देने हैं। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने स्लाइड्स बना लेनी है, ठीक हो गया? टॉपिक को डिवाइड कर लीजिएगा, आधा टॉपिक एक बंदा प्रेजेंट करेगा, आधा टॉपिक पर दूसरा बंदा प्रेजेंट करेगा, और स्लाइड्स यहाँ पे आपने शेयर करने हैं, यहाँ पे मेरे साथ सामने शेयर होंगे, सब लोग उस स्लाइड्स को देखेंगे, आप यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, एट द एंड फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे।
और जो टॉपिक प्रेजेंट होगा इट्स अ पार्ट। जी सर ठीक है। जो टॉपिक हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वो आप लोगों ने आपस में शेयर करना है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। जी सर ठीक क्वेश्चन है। बेटा अगर पूछना है तो। एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी बेटा? एनीवन? नो सर। सीआर और जीआर No, बेटा sir. आप अपने जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर है वो मुझे ना हर क्लास के बाद मैसेज कर दिया करें, खुद ही मुझे कहना ना पड़े, ठीक है? जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी तो आप लोगों ने मुझे वो मैसेज जी, कर देना sir. स्टूडेंट्स के। बाकी मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो 11 लोग हैं वो शो हो रहे हैं, 11 पार्टिसिपेंट इस क्लास में। पहली क्लास में ज्यादा थे, इसमें अब कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कम आ रहे हैं। तो जो हमारी सेकंड क्लास खत्म हुआ करेगी, जो पार्टिसिपेंट उसके अंदर होंगे वो वाले मैं फाइनल कंसीडर किया करूंगा, और इसका इम्पैक्ट आप लोगों के सेशनल मार्क्स के ऊपर जरूर पड़ेगा। जो लोग रेगुलर हैं उनको अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि उन्होंने रेगुलर क्लासेस ली होंगी। जी ओके बेटा, एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी? आप लोगों को बेटा जो मैंने बोला था कि आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया था बेजल 1 बेजल 2, वो खैर आप लोगों ने भी किया नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप किया हुआ है। जी मैं बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कि अगर आप लोगों ने किया भी है तो अगर आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो कोई ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। बेजल 1 बेजल 2 बेजल 3 की आप डिफरेंसेस देख लें, क्या था कैसे था, और उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना लें कोई एक ग्रुप जिसने अच्छी तरह से उसको पढ़ा। जी सर ठीक है सर, ये हमारे ग्रुप को साइन कर दें। ठीक हो गया, आप कर लें बेटा, मुझे बस मैसेज सेंड कर दें आप ग्रुप में, तो आप ये कर लें प्रेजेंटेशन बना लें। जी सर। स्लाइड्स आप यहाँ पे शेयर करेंगे, उन स्लाइड्स के ऊपर से फिर हम प्रेजेंटेशन लेंगे, उन्हीं में से आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी। पहली क्लास में लिया करूंगा, सेकंड क्लास के अंदर हम प्रेजेंटेशन लिया करेंगे। ओके बेटा, चलें बेटा, बेस्ट ऑफ लक जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी बेटा। Okay, sir. अल्लाह हाफ़िज़।